in the first question. He has put the first question to us, but please read it. और सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन लिखना भी है. क्वेश्चन जरूर लिखना है आपने. Must write the question. What he says: tungsten wire of the bulb is replaced by the copper wire. What will happen? Which other metal can be used to make the filament of the bulb? Okay. So your attention, bete. Let me tell you how the bulb is. This is your filament of the bulb. This is your glass envelope. There is one terminal. There is another terminal. And from these two terminals, we connect the copper wires, and then we connect the battery, and this bulb starts glowing. Okay? Our first point of knowledge. The first point of knowledge is the filament of the bulb is made up of tungsten. टंगस्टन का आपको सिंबल भी पता होना चाहिए. W होता है इसका सिंबल. ओके. टंगस्टन सिंबल इज W. What is the special property of this material tungsten? देखो बेटे, जब टंगस्टन की वायर में करंट पास होगा, करंट का सिंबल सभी बच्चों ने याद रखना I होता है. जब इसकी वायर में करंट पास होगा, what happens? Due to heating effect of current, बच्चे, ये जो फिलामेंट है ये हमें एनर्जी देगा बाहर को. अब सवाल ये पैदा होता है, ये एनर्जी जो हमें मिलेगी दैट विल बी इन व्हाट फॉर्म? ये एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एज वेल एज लाइट. और ये एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है जितना इस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो. रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट. ओके. लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोलता है कि अगर मैंने टंगस्टन को कॉपर से रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा? कॉपर से सभी बच्चों को पता होना चाहिए, कॉपर इज ए वेरी गुड कंडक्टर. अगर हम टंगस्टन को कॉपर से रिप्लेस कर देते हैं तो कॉपर का रेजिस्टेंस लो होता है. कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होता है? लो. टंगस्टन का रेजिस्टेंस क्या होता है? टंगस्टन का रेजिस्टेंस क्या होता है बेटे? हाई. जब रेजिस्टेंस हाई होता है तभी हीट भी हाई मिलती है और लाइट भी ज्यादा मिलती है, हीट भी ज्यादा मिलती है. लेकिन जैसे ही हम इसको रिप्लेस करेंगे कॉपर से, कॉपर इज ए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. गुड कंडक्टर वो करंट के रास्ते में रुकावट कम डालेगा. रुकावट डालेगा तो रेजिस्टेंस लो हुआ. रेजिस्टेंस लो होने से हीट भी कम मिलेगी और लाइट भी कम मिलेगी, बहुत कम. इंग्लिश में इसका आंसर क्या बनेगा? When you replace the tungsten filament by copper, then copper filament will give comparatively much lesser heat as well as much lesser height, because electrical resistance of the copper is very low. If we use the tungsten filament, then resistance will be high. It has been noted, when resistance is high, heat produced is also high, light produced is also high, and our bulb will be doing the good job. ठीक है. फिर वो कहता है which other metal can be used for making filament of the bulb. आप इसके लिए कहोगे कोई भी इतनी suitable metal नहीं है. Tungsten is the best suitable. Tungsten is the best suitable metal. बस इसका यही जवाब. जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड.
प्लीज रेज योर राइट हैंड जिनको ये समझ आ गया। अब मैं एक बात बताता हूं, कौन बच्चा इसको एग्जाम में लिख पाएगा, जो इस वर्ड को याद रखेगा, रेजिस्टेंस। ओके, तो अगर कोई बच्चा बोले सर मैं पेपर में ऐसे लिख सकता हूँ, एक पेपर में क्या मैं उस वापस करिए, बच्चा मेरे को बोलेगा सर मैं क्या पेपर में ऐसे लिख सकता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर is much lesser than resistance of the tungsten। इसका मतलब ये हो गया, हीट जो प्रोड्यूस होएगी, लाइट जो प्रोड्यूस होएगी, वो कॉपर और कॉपर के फिलामेंट के में बहुत कम होएगी, और टंगस्टन जो होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, बहुत हाई। इसका मतलब जो हीट भी पैदा होएगी और लाइट भी पैदा होएगी, दोनों ही हाई होएंगी। व्हाट इट, तो हमारा बल्ब का काम ही क्या होता है, लाइट देना। तो जो लाइट होगी तो हम टंगस्टन यूज करेंगे, कॉपर यूज नहीं करेंगे, कॉपर को नहीं यूज करेंगे, टंगस्टन को यूज करेंगे। गॉट इट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके प्लीज रीड इट। What is the difference between fuse wire and filament of the bulb? ध्यान से सुनो बच्चे, कोई बता सकता है? Anybody in the question? Anybody in the school who can tell it? Nobody, which is not good thing. तो ध्यान से सुनना सभी बच्चों ने बेटे, अगर वो फिलामेंट ऑफ बल्ब है, फिलामेंट ऑफ बल्ब, तो टीचर आपको ऑलरेडी बता चुका है, फिलामेंट ऑफ बल्ब जो है दैट कंसिस्ट ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन मेटल यूज होती है। ओके, लेकिन अगर वो फ्यूज वायर है, और से देखो फ्यूज वायर, फ्यूज वायर कैसे दिखने में कैसा होता है, फ्यूज ऐसा होता है बेटे, फ्यूज दिखने में, सभी बच्चे देख लो फ्यूज दिखने में कैसा होता है। सभी बच्चे देख लो बेटे फ्यूज दिखने में कैसा होता है, ऐसा फ्यूज के बारे में है। और यहाँ पर फ्यूज के टर्मिनल्स लगे होते हैं बेटे, एक टर्मिनल दूसरा टर्मिनल, और दोनों टर्मिनल्स के बीच में वायर लगा होता है, वायर। ओके, याद रखना, ये जो फ्यूज का वायर होता है, दिस इज कंसिस्ट ऑफ एन अलोए। अलोए क्या होता है बेटे, अलोए एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें मेटल्स को पिघला के मिक्स किया जाता है, स्पेशल मेटल्स। इस मेटल, इस अलॉय में कौन सी दो मेटल्स होती हैं, एक मेटल होती है लेड, एक मेटल होती है टिन। अलॉय ऑफ मेटल्स, कौन सी मेटल्स बेटे, लेड एंड टिन, राइट। सभी बच्चों ने याद रखना है, लेड को 37% यूज करते हैं और 63% टिन को यूज करते हैं, दोनों का टोटल 100% बनता है। तो यू विल से फ्यूज वायर कंसिस्ट ऑफ द अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, दो मेटलों को पिघला के मिक्स करके तब ये वायर बनाई जाती है। जबकि बल्ब टू टंगस्टन, दोनों का कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिल्कुल अलग अलग है। गॉट इट। इसका मेल्टिंग पॉइंट, एमओपी स्टैंड्स फॉर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटे, किसी वायर, किसी मटेरियल को, वायर को कम से कम कितने टेम्परेचर तक गर्म करें फ्लेम के ऊपर कि वो मेल्ट हो जाए। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स
the minimum temperature up to which the material is required to be heated such that it gets converted from solid to liquid after melting. तो मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का ज्यादा होता है, जबकि इस अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ओके, और फ्यूज होती क्या है बेटे? फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होती है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस होती है फ्यूज। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया और उन्होंने ये क्वेश्चन लिख भी लिया है, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। टीचर को फीडबैक दो बेटे। आरएम सेक्शन, आरएम सेक्शन, ओके, गुड जॉब, गुड जॉब। अब कोई बच्चा बोलता है सर मेरे को एक बार आप इंग्लिश में पूरा बोल के दिखा दो, एग्जाम में कैसे लिखेंगे? यू विल से द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज कंसिस्टिंग ऑफ द मेटल टंगस्टन whose melting point is quite high, whereas the construction material of the fuse wire is of alloy of tin, lead and tin. कुछ बच्चे इस परसेंटेज को गलत लिख देते हैं पेपर में, तो मैं इनको उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो मैं आपको मेमोरी टूल देता हूं इसका। सभी बच्चे देखो मेमोरी टूल क्या बताने लगे हैं टीचर। इंग्लिश में पहले एल आता है या पहले टी आता है? बच्चा बोलेगा सर एल पहले आता है, टी बाद में आता है। टिन का बाद में आएगा, लेड का पहले। फिर टीचर बोलेगा 37 पहले आएगा या 63 पहले आएगा मैथ में? सर 37 पहले आएगा, 63 बाद में आएगा। बस वन की बात। लेड 37%, टिन 63%। यह मेमोरी टूल है। ओके, एल और टी को भी अल्फाबेटिकली लिख दो और 37 और 63 को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, तो आपको गलती नहीं लगेगी पेपर में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। लिख दो सभी बच्चे, लिखो इस क्वेश्चन को। A thin fuse wire melts faster than thick. Why? जो पतली फायर है फ्यूज वायर, वो जल्दी पिघल जाती है और मोटी देर से पिघलती है। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनो बेटे। अगर कोई वायर पतली होगी और दूसरी तरफ फ्यूज की वायर मोटी होगी, थिकर, राइट, थिकर, थिनर, दोनों की दोनों फ्यूज वायर्स हैं, किसकी बनी होंगी? लेड एंड टिन अलॉय की, ये भी और ये भी। अब जब हम इसको गर्म करेंगे कौन सी पहले पिघल जाएगी बेटे? व्हेन वी सपोज, अगर ये गर्म करें हम, फ्लेम से ही गर्म करते हैं, चलो दोनों को कॉमन फ्लेम में गर्म करेंगे तो यही हीट इसमें कम मटेरियल को गर्म करेगी और यही हीट इसमें ज्यादा मटेरियल को गर्म करेगी। अब आप सोचो, अगर आपने स्टोव के ऊपर, एलपीजी गैस स्टोव के ऊपर एक छोटा पतीला रख दिया, एक बड़ा पतीला रख दिया, दोनों में पानी डाल दिया, तो जिसमें ज्यादा मटेरियल होगा वो देर से पिघलेगी, क्योंकि इट रिक्वायर्स मोर हीट एनर्जी टू मेल्ट। और जिसमें कम मटेरियल होगा, थिनर वाली वायर, लेसर मटेरियल, लेसर मटेरियल क्वांटिटी होगी, उसमें लेसर हीट एनर्जी चाहिए होगी। इसलिए टू गेट मेल्टेड, वो मेल्ट होने के लिए कम चाहिए होगी। और जिसमें ज्यादा मटेरियल है, थिक वायर, थिक वायर में मोर मटेरियल, मोर मटेरियल मीन it will require more heat for get melting, more heat,
जबकि फ्लेम तो वही है, इसमें भी वही फ्लेम है, इसमें भी सेम फ्लेम, तो हम सेम फ्लेम में गर्म कर रहे हैं। तो जब मोर हीट चाहिए होगी तो टाइम फैक्टर ज्यादा लग जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगने से मोटी वायर स्लो स्लो बर्न करेगी और पतली वायर फास्टर करेगी। जिन बच्चों को ये कंक्लूजन समझ आ गया प्लीज रेज योर राइट हैंड, गिव द फीडबैक। जिनको समझ आ गया, एग्जाम में कैसे लिखेंगे? एग्जाम में लिखेंगे ऑल दो द थिन वायर एंड थिक वायर बोथ आर कंसिस्टिंग ऑफ द सेम मटेरियल because both are the fuse wires, but the thin wire which will require lesser heat energy to get melted, so therefore it melts faster. Thicker wire because it has more quantity of the material, more material, it will require more energy, तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, so it will melt slower. Thicker wire slower melt करेगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चे क्वेश्चन जरूर लिखा करो, प्लीज राइट दिस क्वेश्चन। लुक हियर, a heater coil is replaced by the coil of same material but double the length. What happens? Name the material used for the heater coil. सबसे पहले मेरे को इस मटेरियल का नाम बताओ जो हीटर कॉइल के लिए यूज होता है। क्या कोई बच्चा है जो इस मटेरियल का नाम बता सकता है? एनीबॉडी इन द स्कूल? हीटर को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का वायर यूज होता है? एनीबॉडी? हार्डी में कोई नहीं है, हेल्स में कोई बच्चा नहीं बता पा रहा, प्लीज रेज योर हैंड, देखते हैं कौन सा क्लास जीतता है। पास्कल, पास्कल में कोई नहीं बता रहा। नेपियर में एक भी बच्चा रेज, ओ आरएम में एक गुड़िया, आ जाओ प्लीज कम ऑन द माइक। आरएम में एक प्यारा सा बच्चा आ रहा है, हो सकता है सारे स्कूल से जीत जाएगा आरएम। कौन सा बेटे? वेरी गुड। सो नाइट आरएम सेक्शन हैज बीटन ऑल द अदर सेक्शन, क्लैपिंग फॉर आरएम। तो सभी बच्चों ने याद रखना है इस मटेरियल का नाम होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम, ये भी कोई मेटल नहीं होती, ये भी एक एलॉय होता है। एलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ओके, अब इस नाइक्रोम की वायर को जब हम हीटर में लगाते हैं तो ऐसे स्प्रिंग शेप में बनाते हैं, स्प्रिंग शेप में। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, अगर हीटर की कॉइल को हमने रिप्लेस कर दिया है किससे? कॉइल तो उतनी ही मोटी रखनी है, सेम मटेरियल भी वही रखना है, लेकिन उसका लेंथ डबल कर देना है, लेंथ डबल। दैट मीन्स दिस ब्लैक वायर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द रेड वायर ऑफ डबल थिक, डबल लेंथ। लेंथ डबल कर दिया बच्चे मैंने, सभी बच्चे याद रखेंगे जब मैंने लेंथ को डबल कर दिया है तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। और जब रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? आर का मतलब क्या होता है बेटे? रेजिस्टेंस। और इसकी डेफिनेशन क्या है रेजिस्टेंस की? ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट इन द फ्लो ऑफ करंट। जब बिजली का करंट निकलेगा उसको डबल रुकावट मिलेगी, रेड वाली वायर में डबल रुकावट। डबल रुकावट होने से हीट बहुत ज्यादा हो जाएगी कंपैरेटिवली। तो याद रखना रेड वाली वायर में हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएगी इन कंपैरिजन टू ब्लैक वायर, क्योंकि ब्लैक वायर की लेंथ है एल और रेड वायर की लेंथ है 2L। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे एग्जाम में? द मटेरियल यूज्ड फॉर द हीटर कॉइल इज नाइक्रोम।
इट इज एन alloy, गॉट इट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। 3 पॉइंट बता के फिर आप लिखोगे व्हेन लेंथ ऑफ द नाइक्रोम वायर इज डबल्ड, it has been found resistance will also get doubled, and according to heating effect of current, more and more heat will be produced। तो रेड वाली वायर में लगभग दुगनी हीट पैदा होगी, लगभग। ओके, तो इसका मतलब है डबल वायर करने से लगभग डबल हीट पैदा होगी। जिन बच्चों को ये समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब अगले क्वेश्चन में कंपटीशन है, देखते हैं कौन सी क्लास जीतती है। याद रहे, आरएम सेक्शन ने सारे स्कूल को हरा दिया, सारे स्कूल को। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देयर इज ए कंपटीशन, लेट्स सी कौन बच्चा जवाब देगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? एनीबॉडी हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन? पूरे स्कूल में कौन सा सेक्शन जीतता है? आरएम नहीं जवाब दे रहा, पास्कल, नोबॉडी इज रेजिंग द हैंड, नेपियर, नेपियर नहीं, एक भी बच्चा नहीं, हार्डी, हार्डी ने नो वन, थेल्स नो वन, रिचर्डसन नो वन, पाइथागोरस नो वन। पूरे स्कूल में कोई भी बच्चा इसका जवाब नहीं दे पा रहा। तो इस बार तो आरएम ने नहीं दिया। अब आपको टीचर समझाएंगे फ्यूज। Sir, I know the answer. हाँ, यस यस, वन स्टूडेंट फ्रॉम पास्कल। क्या नाम है बेटे आपका? Sir, Sahibdeep Singh. शाहिददीप सिंह, प्लीज टेल द आंसर इफ यू कैन। Sir, because it prevents shocks, fire hazards, and short circuits. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटे। एक बच्चा निकला पास्कल में, लेकिन उसका आधा आंसर सही है। उस बच्चे ने, अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो मैं उस बच्चे को 2.5 मार्क्स दूंगा। ओके बेटे, 2.5 मार्क्स। ओके, लेकिन उस बच्चे ने आधा आंसर दिया, फिर भी पास्कल इज द विनर, पास्कल इज द विनर। अब मैं आपको समझाता हूं, याद रहे, ध्यान से सुनो बेटे। जो हमारी फ्यूज वायर होती है, योर अटेंशन, फ्यूज वायर, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इसका मीनिंग ये हुआ, जैसे ही ये वायर गर्म हो जाएगी, व्हेन इट हीट्स अप, व्हेन इट हीट्स अप ड्यू टू पासेज ऑफ द करंट, तो ये मेल्ट हो जाती है। अगर ये मेल्ट होगी तो इसके बीच में ब्रेक आ जाएगा। देखो, ये बीच में से पिघल जाएगी। ये देखो, ब्रेक आ गया, ब्रेक आ गया। जैसे ही ये ब्रेक आ जाएगा, इसमें से करंट जाना बंद हो जाएगा, नो करंट विल फ्लो। और जैसे ही कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो हमारा पास क्या हो जाएगा? हमारे को दो फायदे मिलेंगे, टू बेनिफिट्स, टू बेनिफिट्स। नंबर 1, हमारे घरों में जितनी भी एक्सपेंसिव चीजें हैं, कौन सी? एप्पल का पर्सनल कंप्यूटर, और कौन सी बेटे? 83 इंच का एलईडी स्क्रीन टीवी, और कौन सी? प्रोजेक्टर, वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्टर। ये जितनी भी हमारी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होती है, इनको क्या बोलते हैं? एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, काफी महंगी आती हैं बेटे। जब ये फ्यूज की वायर मेल्ट हो जाती है और करंट जाना बंद हो जाता है, तब इनकी प्रोटेक्शन हो जाती है। अगर ये गर्म होने पर ना पिघले तो हमारा पीसी भी जल जाएगा, टीवी भी जल जाएगा, प्रोजेक्टर भी जल जाएगा। और इनकी रिपेयर के लिए हमारा
1 लाख का खर्चा आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है हमारी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंस अप्लायंसेस की प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन मैंने होता है बचाव, प्रोटेक्शन फ्रॉम, फ्रॉम क्या, अब ध्यान से सुनना टीचर क्या लिख रहा है, ओवरलोडिंग, ये वर्ड याद रखना है। एक दूसरी बात भी याद रखो, दूसरी बात कौन सी याद रखनी है सभी बच्चों ने, किसी किसी घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे घर में इस तरह का सॉकेट लगा होता है, 3 पिन सॉकेट, इसको क्या बोलते हैं बेटे, सॉकेट। तो छोटा बच्चा खेलता हुआ आता है, वो अपनी फिंगर को इसमें डाल देता है, जैसे उसने इस फिंगर को डाला तो करंट उसकी बॉडी में से अर्थ की तरफ जाएगा, करंट उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक लगने से उसकी डेथ भी हो सकती है बच्चे की। और डेथ, बिजली के करंट से डेथ हो जाने के लिए सिंगल वर्ड याद रखो, इलेक्ट्रोक्यूशन। सभी बच्चे ये वर्ड याद रखेंगे, इलेक्ट्रोक्यूशन। फैटल एक्सीडेंट, फैटल मैंने डेथ ओरिएंटेड, फैटल एक्सीडेंट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक। अगर हमारा फ्यूज लगा होगा तो जैसे ही वो बच्चा इसमें सॉकेट की होल के अंदर अपना फिंगर डालेगा तो यहां से ये मेल्ट हो जाएगा, करंट का फ्लो रुक जाएगा, उस बच्चे की डेथ नहीं होगी। ओके, तो याद रखना जो फ्यूज की वायर है वो हमारी प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, प्रोटेक्शन करती है फ्यूज की वायर किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट इलेक्ट्रोक्यूशन, अगेंस्ट ओवरलोडिंग, अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट। ये 3 वर्ड याद रखने आपने, अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट। हमारे घरों में अगर 2 तारे आपस में जुड़ जाएं उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, एकदम से करंट खींचती हैं वो, तो शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है, ओवरलोडिंग से, शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, ओवरलोडिंग से हमारी चीजें जल जाती हैं, और इलेक्ट्रोक्यूशन से हमारे फैमिली मेंबर की डेथ हो सकती है। इन तीनों चीजों से हम बच सकते हैं अगर हम फ्यूज लगा लेंगे। सभी बच्चे 3 वर्ड लिख लो, शाबाश सभी बच्चे लिखो, फ्यूज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, फ्यूज प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट, शाबाश सभी बच्चे लिखो, फ्यूज प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट, ये 3 वर्ड लिखो बेटे, इलेक्ट्रोक्यूशन, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग। फिर से बताता हूं कौन से 3 वर्ड लिखने हैं, आपने वो 3 वर्ड लिखने हैं जिनको ब्राउन सर्कल में डाल रहा हूं, ओवरलोडिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन, शॉर्ट सर्किटिंग, ये 3 वर्ड्स आपने जरूर लिखने। जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, गिव द फीडबैक टू द टीचर। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे। याद रहे इस क्वेश्चन में विनर कौन था, पास्कल, पास्कल इज द विनर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा बच्चा विनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश, रीड इट, ट्राई टू आंसर। कौन बच्चा इसका आंसर देगा, रिचर्डसन में, रिचर्डसन प्लीज कम ऑन द माइक, आ जाओ बेटे माइक पे आओ, देखते हैं रिचर्डसन का एक बच्चा जीत पाता है कि नहीं। Correct answer is that yes. व्हाट इज द आंसर, Yes. हाँ जी, Yes. Yes. नहीं बेटे वो क्या कह रहा है, अगर एक बच्चा गलती से ऐसा फ्यूज यूज कर लेता है जिसकी रेटिंग हाई है, 10 एम्पियर की है, 10 एम्पियर, ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा।
What is your answer? My fuse will damage. नहीं बेटे, आपके आंसर को सही नहीं कहा जाएगा। तो ध्यान से सुनो सभी बच्चे, अब ध्यान से सुनना बेटे, योर अटेंशन। जिस जिस फ्यूज की वायर पतली होती है ना, पतली वायर, थिनर वायर, वो होम्स के लिए यूज होता है, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, होम्स। ओके, तो उसमें हम 5 एम्पियर के आसपास करंट खींचते हैं। 5 एम्पियर से ज्यादा खींचेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं लो रेटिंग का फ्यूज, घरों के लिए लो रेटिंग, इसको डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर, डोमेस्टिक। अगर ये वायर थोड़ी सी मोटी कर दें हम, अगर इसको थोड़ा सा मोटा कर दें हम, थिकर कर दें, तो ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज होता है। कमर्शियल, जैसे कि शोरूम्स, शॉप्स, शोरूम, बड़े बड़े शोरूम्स। ओके, तो उसकी कैपेसिटी 7 एम्पियर, तो ये मीडियम रेटिंग के होते हैं, मीडियम रेटिंग। ओके, फिर होती है फैक्ट्रीज की बात आती है, फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज होती हैं उसके अंदर हमारा जो बेटे फ्यूज लगता है, उसकी वायर और भी थिकर होती है। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, है ना, फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें 10 एम्पियर के से भी ज्यादा करंट लगता है, ये हायर रेटिंग के होते हैं। अब ध्यान से सुनो, आप कहोगे सर अगर 10 एम्पियर रेटिंग वाला घरों में यूज कर लोगे आप, ये वाला यहां यूज कर लोगे, तो करंट निकलने से ये मेल्ट ही नहीं करेगा, और हमारे घर में जो बच्चे का फिंगर सॉकेट के अंदर आया हुआ है उसकी डेथ हो सकती है। यानी फ्यूज विल लूज इट्स पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन, फ्यूज विल लूज इट्स पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन, पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन। फ्यूज ने जिन 3 चीजों से हमें बचाना होता है वो ये तीनों काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हायर रेटिंग वाला घर में लगाने से वो पिघलेगा ही नहीं और मेल्ट ही नहीं होगा। प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट? ना तो वो ओवरलोडिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कर पाएगा, जिसमें हमारा एप्पल का कंप्यूटर जल सकता है, ना ही हमें वो शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन कर पाएगा जिसमें हमारे घर में आग लग सकती है, और ना ही वो हमारी प्रोटेक्शन कर पाएगा इलेक्ट्रोक्यूशन के अगेंस्ट, इलेक्ट्रोक्यूशन, जिसमें हमारे घर में छोटे बच्चे की डेथ भी हो सकती है। ओके, तो आप कहोगे वन शुड नॉट यूज द फ्यूज ऑफ हायर रेटिंग एट द होम्स, if one student uses higher rating fuse at homes, then fuse will lose its purpose of protection, it will not melt by heating, as a result death can happen, it will not provide protection against overloading, short circuiting and electrocution। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड बेटे, गुड जॉब। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं सिर्फ आरएम सेक्शन के बच्चे नहीं पढ़ रहे, सारा स्कूल अच्छे से पढ़ रहा है। आरएम सेक्शन के बच्चे क्लास में ऐसे राउंड लगा रहे हैं, प्रिंसिपल मैम प्लीज इसको नोट किया जाए। आरएम सेक्शन के बच्चे क्लास में राउंड लगा रहे हैं, बाकी सारा स्कूल आपका अच्छे से पढ़ रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो इसको, देखते हैं कौन सा सेक्शन विनर आता है। हु विंस? Why an electric bulb produces light but electric iron produces heat, although both are heating effect of current? कौन बच्चा बताएगा? एनी स्टूडेंट? आ जाओ थेल्स में,
थेल्स में एक बच्चा आ जाओ बेटे, माइक पर बताओ थेल्स में। Electric balloon has been called filament called tungsten and the iron have called like क्या बात है, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन में थेल्स इज द विनर, विनर, पूरे स्कूल को इसने बीट कर दिया। अब हम देखते हैं, इसको समझते हैं बेटे। आप देखो, एक कपड़े प्रेस करने वाली आयरन है, ऐसे होती है बेटे, ऐसे कपड़े प्रेस करने वाली आयरन आपने जरूर देखी होगी। गॉट इट। और दूसरा होता है हमारे पास कौन सा बेटे, बल्ब। तो बल्ब भी आपने देखा, दिस इज योर फिलामेंट, ग्लास एंड बल्ब। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा हीटर, ये आयरन होता है, आयरन, इसकी नीचे वाली प्लेट को, प्रेस की प्लेट को गर्म करने के लिए इसके अंदर यहाँ पर एक फिलामेंट लगा होता है, नाइक्रोम का होता है वो, नाइक्रोम फिलामेंट। जबकि बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का होता है। इस टंगस्टन की खास बात यह है कि ये जब गर्म होता है तो लाइट ज्यादा छोड़ता है, हीट कम छोड़ता है। और इस फिलामेंट की खासियत यह है, ये हीट ज्यादा छोड़ता है और लाइट कम छोड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों? वो इनके कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे डिपेंडेंट है। दोनों मटेरियल की नेचर अलग अलग है। इसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल कुदरत ने कुछ और बनाया है, इस अलॉय का कंस्ट्रक्शन मटेरियल की नेचर, नेचर बोल रहे हैं अपने, नेचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज डिफरेंट। जैसे गोल्ड हैज डिफरेंट नेचर, सिल्वर हैज डिफरेंट नेचर, कॉपर हैज डिफरेंट नेचर। इसलिए नाइक्रोम का नेचर अलग है, टंगस्टन का नेचर अलग है। टंगस्टन जो है वो लाइट ज्यादा देता है, हीट कम देता है। और आयरन के अंदर, आयरन के अंदर हीट ज्यादा मिलेगी और लाइट कम मिलेगी। ओके। और एक बात याद रखनी है सभी बच्चों ने, हालांकि ये दोनों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। कोई बच्चा बताएगा ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कौन से साइंटिस्ट ने दिया था हमें, कौन से साइंटिस्ट ने इसको पता करके बताया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को? सभी बच्चे याद रखेंगे, दिस वाज टोल्ड बाय साइंटिस्ट, उसका नाम है जाउल। इसलिए इसको बोलते हैं जाउल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये होता क्या है जाउल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? अगर किसी वायर में करंट पास करें तो वो वायर गर्म होने के बाद हीट भी छोड़ती है और लाइट भी छोड़ती है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बाय द passage of current in a wire, it gets heated up as it releases heat energy as well as light energy. This was told first time by scientist Joule and it is known as Joule's heating effect of current. Joule's heating effect of current. जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। फीडबैक चाहिए, आरएम सेक्शन, पास्कल सेक्शन। ओके, गुड जॉब। तो अगले सेक्शन में चलते हैं बेटे। याद रहे अभी तक एक क्वेश्चन में आरएम जीत गया था, एक क्वेश्चन में पास्कल जीता, और थेल्स ने तो कमाल ही कर दिया इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा सेक्शन जीतता है। हु विन्स इन द नेक्स्ट क्वेश्चन? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन बेटे। If the hammer of an electric bulb is replaced by plastic, what will happen?
बिजली की जो घंटी होती है ना, टन टन करती है, इलेक्ट्रिक बेल, उसके अंदर जो हैमर है वो लोहे का बना होता है बेटे, आपको पता है, आयरन का। कहता है उसको आयरन से हटाकर प्लास्टिक का बना दिया और बिजली की घंटी को बजाया, तो क्या होगा? एनीबॉडी हु कैन आंसर? अरे वाह, पास्कल के बच्चे बता रहे हैं। प्लीज कम ऑन द माइक। पास्कल में कोई भी बच्चा माइक पर आए। पास्कल में प्लीज स्विच ऑन द माइक एंड टेल द आंसर। सारे स्कूल में सिर्फ पास्कल के बच्चों का It will not pass. It will not ring. Bell will not ring. क्या बात है बेटे, पास्कल के बच्चे आप। जाएगी वही पास्कल ने बिल्कुल आंसर सही दिया, बिल्कुल सही। और कोई बच्चा? एनी अदर स्टूडेंट इन एनी अदर सेक्शन? जाएगी एनी अदर स्टूडेंट इन एनी अदर सेक्शन? हाँ जी बेटे, हार्डी प्लीज कम ऑन। हार्डी में एक बच्चा पास्कल का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं हार्डी पास्कल का मुकाबला कर पाता है कि नहीं। It is not. It will be not. So sound is produced. क्या बात है, हार्डी ने पास्कल का मुकाबला कर लिया। हार्डी इज आल्सो विनर। एनी अदर पर्सन? सो अच्छा, आरएम में भी है एक प्यारा सा बच्चा। आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाओ, शाबाश। आरएम में भी एक बच्चा है। Plastic is a bad conductor. हाँ, तो उससे क्या हो जाएगा, आप ये बताओ उससे। Bell will not ring. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आरएम ने भी सही आंसर दिया। इस बार 3 सेक्शन विनर हुए। याद रहे, पाइथागोरस कभी विनर नहीं आया, रिचर्डसन कभी नहीं, सॉरी नेपियर कभी विनर नहीं आया, रिचर्डसन भी नहीं आया। वेरी सैड। चलो, अब टीचर इसको समझाएंगे। योर अटेंशन बेटे। ये जो इलेक्ट्रिक बेल है ना, इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है बेटे। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? आपको सॉफ्ट आयरन का कोर लेना होता है। सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का मतलब ये नहीं होता कि नरम लोहा। सॉफ्ट आयरन डज नॉट मीन सॉफ्ट नरम लोहा। सॉफ्ट आयरन का मतलब होता है कि आयरन के अंदर थोड़ी बहुत कार्बन की कंटेंट डाली होती है। कार्बन की कंटेंट। ओके। ये सॉफ्ट आयरन का कोर लेके हम इसके ऊपर कॉपर की वाइंडिंग लपेटते हैं, ऐसे कॉपर की वाइंडिंग। कॉपर की वाइंडिंग, हाँ जी बेटे। फिर इसके अंदर से हम करंट पास करते हैं बैटरी लगाकर। तब ये एक मैग्नेट बन जाता है। इट बिकम्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक नाम सोलेनॉइड भी है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, ध्यान से सुनो। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। यहां पर बना होता है एक लोहे का हैमर। उस लोहे के हैमर को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और यहाँ पर हमने मेटल का एक डोम बना रखा है। ये उसके साथ जाकर टकराता है, एकदम से टन की आवाज आती है। मेटल से मेटल जब टकराती है तो उस आवाज को बोलते हैं सोनरस साउंड। ये वर्ड याद रखना है सभी बच्चों ने, सोनरस साउंड। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है ये सिर्फ 3 मेटल्स को ही अपनी तरफ खींच सकती है। ओनली 3 मेटल्स। कौन सी? एक तो आयरन को, एक कोबाल्ट को, एक निकल को। ये 3 मेटल ही ऐसी हैं जिस, अगर ये हैमर इनमें से कोई भी 3 मेटलों का बना होगा तभी ये मैग्नेट अपनी तरफ खींच पाएगा। लेकिन हमने तो इस हैमर को प्लास्टिक का बना दिया, प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक इज नेवर अट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब ये इसकी अट्रैक्शन ही नहीं होगी तो मेटल के बने हुए इस डोम के ऊपर ये टकराएगी नहीं, तो सोनरस आवाज आएगी नहीं, तो ये हमारी बेल काम ही नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक बेल विल नॉट वर्क, विल नॉट वर्क एट ऑल। और टीचर ने आपको रीजन भी बता दिया। जितने बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड।
प्लीज रेज योर हैंड। तो कल को अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको आयरन को कोबाल्ट से चेंज कर दिया, आयरन का हैमर कोबाल्ट से, तो ये काम करेगी? करेगी। को आयरन को निकल के हैमर से चेंज कर दिया तो क्या ये बेल काम करेगी? तब भी करेगी। लेकिन इन दो मटेरियल्स को छोड़कर दुनिया का कोई भी मटेरियल लगा दो, चाहे प्लास्टिक, चाहे वुड, चाहे एल्यूमिनियम, चाहे कॉपर, चाहे कुछ भी लगाते रहो, इन तीन मटेरियल्स को छोड़कर किसी भी और मटेरियल का हैमर बनेगा तो वो वेल काम नहीं करेगी। गॉट इट? राइट बेटे, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा सेक्शन विनर आता है। लिसन केयरफुली, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। शाबाश, कौन सा बच्चा इस बार विनर आता है? क्वेश्चन क्या है? अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज प्लेस्ड क्लोज टू द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, close to the working electric bell, the bell ringing becomes irregular. Why? और एक ही सेक्शन के बच्चे बता रहे हैं। आरएम, प्लीज कम ऑन द माइक। बेटे आपने आपने हर बार आप ही आंसर देते हो, उस बच्चे को दो आंसर। ये बच्चा ज्यादा शार्प है आपके क्लास में, हाँ उसको बुलाओ, दूसरे बच्चे को। यस यस, वो सरदार बच्चा। यस Excuse me, sir. यस। Because the bell is magnetic, so the bell will react in a ओके ओके, गुड जॉब। थेल्स ने आंसर दिया। आरएम का आंसर आया। Sir, sometimes the magnet will attract the hammer, which prevent the to bell the gong. क्या बात है, क्या बात है। इसमें थेल्स का बच्चा विनर हो गया। थेल्स का बच्चा था ना वो? यस, थेल्स का बच्चा विनर हो गया, आरएम का बच्चा विनर हो गया। तो दीज टू सेक्शंस हैव डिबेटेड। पाइथागोरस को हरा दिया, रिचर्डसन को हरा दिया, नेपियर को हरा दिया, हार्डी को हरा दिया, और इन दो पास्कल को भी हरा दिया। इन दो सेक्शंस ने बाकी सारे सेक्शंस को हरा दिया। दे हैव बीन डिफीटेड बिटरली। अब मैं आपको समझाता हूं ये क्या है। बेटे ध्यान से सुनो, टीचर ने क्या बताया था। यहाँ सॉफ्ट आयरन का कोर, उसकी साइड पे हमने कॉपर की वाइंडिंग्स दी थी, और कॉपर की वाइंडिंग्स देने के बाद हमने इसको बैटरी से लगाया था, तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया था। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे लोहे के बने हुए हैमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, और ये हैमर हमारा मेटल के डोम से टकराता था जाके बार बार, इससे आवाज आती थी। लेकिन अगर हमने इस इलेक्ट्रिक बेल के बाहर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख दी, जैसे कि ये क्वेश्चन में कह रहा है, इज प्लेस्ड टू द मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। हम ऐसे करते हैं, हॉर्स शू की मैग्नेट इसके बाहर रख देते हैं। ये नॉर्थ रख दिया, ये साउथ, हॉर्स शू मैग्नेट मैंने इसके पास रख दी। सभी बच्चों को पता है इस मैग्नेट का अपना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इस लोहे के हैमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, तो ये हैमर कभी तो बेचारा डॉम से टकरा जाएगा, कभी नहीं। एक्चुअली में ये हैमर नाउ इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू मैग्नेट्स, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक ये बाहर वाला हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट्स, दोनों मैग्नेट्स हैमर को अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। कभी ये हॉर्स शू मैग्नेट जीत जाएगा, कभी इलेक्ट्रोमैग्नेट जीत जाएगा, तो कभी हैमर टकराएगा, कभी नहीं टकराएगा। तो जो बेल हमारी रेगुलर रिंगिंग की आवाज देती थी, कभी कभी टकराने से वो इररेगुलर आवाज देगी। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे पेपर में? आप कहोगे द
iron hammer is now under the influence of two magnets. One is the electromagnet of electric bell and other is the magnetic field of external strong horseshoe magnet. Because magnet can attract the iron hammer, so this hammer will be under the influence of two magnets. So there will be the competition between electromagnet and horseshoe magnet. When electromagnet wins, hammer will hit the dome, sound will come. When horseshoe magnet wins, so hammer will not hit the dome. So as a result, regular ringing voice becomes irregular. जिन बच्चों को ये समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। फीडबैक देनी पड़ेगी आपको। बहुत अच्छी फीडबैक है, वेरी नाइस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटे, देखते हैं अब कौन सा बच्चा विनर आता है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा सेक्शन जीतेगा? इफ द कोर ऑफ द सोलेनोइड इज ऑफ वुड, what will be the effect of magnetic strength? कौन बच्चा बताएगा? आरएम में, आरएम के बच्चे, ओनली वन सेक्शन इज रेजिंग द हैंड। आरएम में प्लीज कम ऑन द माइक। आरएम में कौन बताएगा? कोई भी बच्चा आ सकता है। क्या होगा बेटे? Insulated and it will float like it very fast. ओके गुड जॉब। आरएम में, आरएम का बच्चों को, ओके हार्डी के बच्चे इस बार आंसर दे रहे हैं। प्लीज कम ऑन हार्डी के। हार्डी के बच्चे, वेरी गुड। अरे पाइथागोरस के बच्चे इस बार इतने सारे, प्लीज कम ऑन। Solenoid will be of wood. The magnetic properties will not work out. क्या बात है, पास्कल का फुल मार्क्स। पाइथागोरस में एनीबॉडी? माइक तो ऑन करो बेटे पहले। पाइथागोरस, पाइथागोरस बच्चे माइक नहीं ऑन कर रहे लेकिन आंसर दे रहे हैं। लेट मी टेल यू, 3 सेक्शंस ने इसका आंसर सही बताया इस बार। 3 सेक्शन, हार्डी ने, पास्कल ने, आरएम ने, लेकिन और कोई बच्चा इसका आंसर नहीं दे सका। हाँ जी आप भी बताओ बेटे। The magnet is not attracted because the magnet is not attracted by wood. क्या बात है, बहुत अच्छे, शाबाश। अब इसको टीचर प्रोफेशनल लैंग्वेज सिखाएगा आपको ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं पेपर में। ये 3 सेक्शंस को विनर कहा जाएगा। बेटे मेरी बड़ी इच्छा है कि कभी ना कभी नेपियर और रिचर्डसन का बच्चा विनर बने, पता नहीं बनते क्यों नहीं। चलो अगली बार देखते हैं। अब इसको समझते हैं, शाबाश। देखो बेटे, अगर ये वाला जो कोर होता है, अगर ये सॉफ्ट आयरन का होगा, सॉफ्ट आयरन, जो मटेरियल चुंबक की तरफ बहुत जल्दी, बहुत फोर्सफुली अट्रैक्ट होते हैं, उनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये वर्ड याद रखना है सभी बच्चों ने। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ही कोर होना चाहिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ही कोर होना चाहिए। कौन से होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? या तो आयरन होता है, या तो कोबाल्ट होता है, या तो निकल होता है। बस 3 ही होते हैं, और कोई नहीं होते। अगर इन 3 मेटलों में से कोई भी मेटल कोर का काम करेगी और उसके ऊपर हमारी कॉपर की वाइंडिंग्स होंगी बेटे, तब कॉपर की वाइंडिंग के बाद इसमें से जब हम बैटरी लगा के करंट पास करेंगे तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी। लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो उसने कोर को लकड़ी का बना दिया, वुड का। तो वुड तो टीचर ने इसके अंदर नहीं लिखा। अरे चाहे किसी का भी बना ले, चाहे वुड का बना ले, चाहे प्लास्टिक का बना ले, चाहे कॉपर का बना ले, चाहे एल्यूमिनियम का बना ले,
ये कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनेगी, सिर्फ इन 3 मटेरियल से ही बन सकती। इसलिए इन 3 बच्चों को प्रॉपर मार्क्स दिए जाएंगे, तीनों सेक्शंस में बता दिया। when we change the soft iron core by the wood core, it will not behave as a magnet. Very good, तीनों सेक्शंस को शाबाश दी जाती। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा सेक्शन जीतता है। लेट्स try to find out the winner in question number 12. How solenoid is used in automobile, motors or radios? क्वेश्चन जरूर लिखा करो, यहां पर और लिखो, और रेडियो। कौन बच्चा बताएगा सोलेनॉइड का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। नहीं पता? इसका आंसर कोई भी बच्चा जवाब नहीं दे सका। ध्यान से सुनो, अगर ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोबाइल में एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है डायनामो। सभी बच्चे ये नोट कर लो, डायनामो नोट कर लो बेटे, वरना आप एग्जाम में भूल जाओगे। डायनामो जो होता है वो व्हीकल को लाइट देता है, हेडलाइट। हेडलाइट से लाइट थ्रो होती है बेटे, हेडलाइट से लाइट। ओके, तो इस बल्ब को डायनमो लाइट देता है। और याद रखना, डायनमो कभी भी नहीं बन सकता अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं यूज करेंगे, यानी सोलेनॉइड नहीं यूज करेंगे। तो नंबर 1, इन द ऑटोमोबाइल्स इलेक्ट्रोमैग्नेट या सोलेनॉइड मेक्स डायनमो। डायनमो प्रोड्यूसेस द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल। और भी जितनी भी लाइटें होती हैं सारी डायनमो से ही मिलती हैं, किसी भी कार में, किसी भी बस में। और देखो दूसरी बात, जो मोटर्स होती हैं, मोटर्स कहाँ कहाँ यूज होती हैं बेटे? फैन में, और कहां पर? टुल्लू पंप, जो पानी खींचता है हमारा घरों में। जितने भी ये डिवाइसेस होती हैं, और कहां पर? कूलर में। जहां पर भी घूमने वाली चीज होती है वहां मोटर लगती है। और मोटर जो होती है बेसिकली वो सोलेनॉइड का ही दूसरा रूप होती है। गॉट इट? तो सभी बच्चों ने याद रखना है, जो मोटर होती है वो खुद सोलेनॉइड की हेल्प लेकर बनती है। और मोटर से फैन बनता है, फैन या टुल्लू पंप बनता है, जिसको कि हम वाटर कूलिंग पंप भी बोलते हैं, कूलर की मोटर भी बनती है। अब है तीसरा, रेडियो। ध्यान से सुनो बेटे, ध्यान से सुनना। रेडियो, ये हमारा रेडियो है या टीवी है, चाहे रेडियो हो या टीवी हो, दोनों में से कुछ भी हो, तो इसके ऊपर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज यूज होती हैं। तो हमने किसी एक पर्टिकुलर चैनल को पकड़ना है। जैसे हमने स्टार प्लस को पकड़ लिया, स्टार प्लस की फ्रीक्वेंसी कैच करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करा टीचर ने? फ्रीक्वेंसी। तो एक इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज में से एक खास फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए इस रेडियो या टीवी के अंदर एक सर्किट लगता है। उस सर्किट का नाम होता है ट्यूनिंग सर्किट। और याद रखना बेटे, ट्यूनिंग सर्किट कभी भी नहीं बन सकता अगर हम सोलेनॉइड ना यूज करें। तो सभी बच्चे कम से कम ये 3 वर्ड याद रखेंगे जिनको टीचर ब्राउन कलर से लिख रहे हैं। सर, ऑटोमोबाइल में डायनमो बनाने के काम आएगा सोलेनॉइड, रेडियो और टीवी में ट्यूनिंग सर्किट बनाने के काम आएगा सोलेनॉइड, और पंखे वगैरह के अंदर, मोटर के अंदर सोलेनॉइड काम आएगा। इस तरह से सोलेनॉइड हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में वेरी वेरी यूजफुल। इंटेलिजेंट बच्चे ने ये 3 वर्ड यूज कर ली, नोट कर लिए होंगे, डायनमो, ट्यूनिंग सर्किट और फैन वगैरह। ये जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड बेटे। वेरी गुड, गुड रेस्पॉन्स। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं उसमें कौन सा क्लास विनर आता है। मैं ये चाहता हूं नेपियर या रिचर्डसन में कोई बच्चा बताए। ये 2 सेक्शन कमजोर रह गए हैं हमारे।
वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। सकते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, शाबाश। हु विल टेल दिस आंसर? हु विल टेल दिस आंसर? नेपियर? नो वन। रिचर्डसन? नो वन। ओए एक बच्चा थेल्स में, आजा बेटे आजा आजा। थेल्स में एक बच्चा आ गया भाई, इतने मुश्किल क्वेश्चन में भी। Because wire is made up of copper. हाँ जी बेटे, लेकिन उसने तो कुछ और बोला है। एक वायर में करंट जा रहा है तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी? नहीं बेटे, इस बार आपका आंसर सही नहीं है। और एक बच्चा आरएम में लास्ट में बैठा है, आजा बेटे आजा, शाबाश, जल्दी आओ जल्दी आओ। सबसे मुश्किल क्वेश्चन, अगर ये भी जवाब दे दिया ना तो मजा आ जाएगा भाई। बेटे नेपियर और रिचर्डसन में कोई बच्चा जवाब दो ना, मेरा बड़ा दिल करता है आपकी क्लास में से आवाज हो। Sir, when the current passes through a wire, then the electrons present in the current attract the magnet and shows the magnetic properties. अब आता है आरएम के इस बच्चे का नाम क्या है बेटे आपका? एकम जीत। अच्छे से सुना नहीं मेरे को। तो एकम। एकम जीत कुछ ऐसे नाम है बच्चे का। लेकिन इस बच्चे ने, आरएम के बच्चे ने आधा आंसर, अरे पाइथागोरस में भी दे रहा है कोई। कम कम कम, माइक पे आओ, जल्दी आओ। पाइथागोरस प्लीज कम। पाइथागोरस में 2-3 बच्चे कमाल हो गए। It shows reflection. हाँ जी बेटे, वन सेकेंड। It shows reflection. नहीं, आंसर सही नहीं है। रिचर्डसन, रिचर्डसन में एक गुड़िया देना चाहती है आंसर। नहीं नहीं, उसने हाथ नीचे कर लिया। So may I? हाँ हार्डी में, यस यस, व्हाट योर आंसर? Because some wires have electromagnet, so when current passes through it, it shows its magnetic. अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का विनर कौन सा सेक्शन है। कोई बच्चा सोचे सर आरएम ने सही दिया, नो। पास्कल ने दिया, सॉरी पास्कल का आंसर नहीं सही। नेपियर ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, पता नहीं क्यों। और रिचर्डसन ने कभी जवाब नहीं दिया। थेल्स का आंसर नहीं सही। पाइथागोरस का नहीं सही। इस क्वेश्चन में ओवरऑल विनर है हार्डी। हार्डी इज द विनर। इस बच्चे ने जवाब दिया, वेरी गुड, मेरी तरफ से स्पेशल क्लैप। हार्डी कमाल हो गया, कमाल हो गया। अब मैं इसको समझाता हूं, ध्यान से सुनना बेटे। जब भी किसी वायर में करंट जाता है, जब भी किसी वायर में करंट जाता है तो इसके चारों तरफ, ऑल अराउंड द करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस हो जाता है। और खास बात, जितना इस वायर से हम दूर जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा। यानी सबसे स्ट्रॉन्ग ए पॉइंट पर, उससे कमजोर बी पर, उसके कमजोर सी पर, उसके कमजोर डी पॉइंट पर। तो आप बोलोगे whenever current flows in a wire, all around the wire magnetic field gets produced, magnetic field, okay, and more we go away from the wire, magnetic field strength decreases। ये आप बताओगे दो बातें, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें हार्डी जीत गया। अब मैं सच बताऊं, पूरे कंपटीशन में 2 सेक्शन बराबर रहे, 2 सेक्शन, आरएम और हार्डी। इनको, ये दोनों फर्स्ट आए हैं बेटे, बाकी सेकंड आए, ठीक है। और देखते हैं कोई और तो नहीं है क्वेश्चन, देख लें। मेरा ख्याल है नहीं है क्वेश्चन। यस, फिनिश। जिन बच्चों को आज का लेक्चर अच्छा लगा एक बार दोनों हाथ हिला के दिखा। आज का लेक्चर अच्छा लगा, अगर प्लीज 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 रेस्पॉन्स चाहिए।
बहुत अच्छे, वेरी गुड। और हार्डी के लिए स्पेशल, अगर मैं वहां पर होता तो सभी बच्चों को 5 स्टार का चॉकलेट देता, बट आई एम वेरी फार। अगली बार मिलते हैं बेटा। थैंक यू।